हेलो गाइस। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। जैसे कि सब जानते हैं कि पिछले क्लास आईपीसी सेक्शन 5 सलमान सर ने लिया था, क्योंकि कुछ कारण से मैं नहीं ले पाया था। और ये भी बताना चाहता हूँ कि आज के बाद हम दोनों पढ़ाएंगे। सलमान सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाएंगे और मैं आईपीसी पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट मैं आज कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ आज की क्लास, आगे से फिर सलमान सर पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं। आज मैं आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 1 सितंबर 1872 में इंडिया में एप्लीकेबल किया गया था। एंड दिस एक्ट वाज ओरिजिनली इंस्पायर्ड फ्रॉम इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो ब्रिटिशर ने इंडिया को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिया था, लेकिन इसमें हम ऐसे काफ़ी सारे केसेस पढ़ते हैं जो कि हमने इंग्लिश लॉ से लिया है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना, इसको मैं आपको ब्रीफ बताऊं या स्टार्टिंग बताऊं कुछ इसके बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो आप सेल्स ऑफ गुड्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ते हैं वो भी पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही पार्ट थे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 11 चैप्टर था। सेल्स ऑफ गुड भी पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही इम्पोर्टेंट पार्ट था। यानी कि सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेल्स ऑफ गुड के प्रोविजन थे। लेकिन उसके बाद 1930 में सेल्स ऑफ गुड, 1932 में इंडियन पार्टनरशिप को अलग से एक्ट बना दिया गया। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अब सेक्शन 75 के बाद कोई सेक्शन नहीं है टिल सेक्शन 123। उसके बाद 124 से स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रोविज़न है, 11 चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है, जो इंडियन पार्टनरशिप के प्रोविज़न थे। तो चलिए अब तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक टर्म हम लोगों ने हमेशा सुनी है, दैट टर्म इज़ कॉल्ड एग्रीमेंट। और अगर मैं बात करूँ लेमन के लैंग्वेज में तो एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ये दो वर्ड हैं। और एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ये दो वर्ड हैं, इन वर्ड्स को लेकर एक बड़ा कॉमन परसेप्शन है, एक कॉमन व्यू है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता। मैं आपको बोलूँगा कि बात कुछ हद तक सही है कि एग्रीमेंट वर्ड्स और कॉन्ट्रैक्ट वर्ड्स में कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक डिफरेंस है बिटवीन दिस टू वर्ड्स। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। यस, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल ले लो आप, मैं ये बोलूँगा कि सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन कॉमर्शियल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि सोशल एग्रीमेंट कौन से होते हैं और ये कॉमर्शियल एग्रीमेंट कौन से होते हैं। तो सोशल एग्रीमेंट वो होते हैं जो काफ़ी बार लोग सबसे प्रॉमिस करते हैं। जैसे मान लो अगर मेरा रिजल्ट अच्छा रहा तो मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा, वो दूंगा, पार्टी दूंगा। लेकिन कोई ऐसा प्रॉमिस करने के बाद, रिजल्ट अच्छा क्लियर होने के बाद अगर प्रॉमिस करने वाला गिफ्ट ना दे तो क्या मैं उस पर केस फाइल कर सकता हूँ? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। सो द क्वेश्चन इज, अगर कोई इस तरह का सोशल एग्रीमेंट करता है तो केस फाइल नहीं कर सकता। वैसे ही अगर एक एग्जांपल और देखते हैं, अगर मान लो किसी फ्रेंड ने आपस में कोई प्रॉमिस किया, रिलेटिव प्रॉमिस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके फादर या आपकी मदर आपको प्रॉमिस करती है कि अगर एग्ज़ाम में इतना स्कोर किया ना तो ये बाइक या कार आपको गिफ्ट करने का प्रॉमिस किया कर दिया, और आपने उनके प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उतना स्कोर भी कर लिया। लेकिन अगर आपके फादर ने या आपकी मदर ने आपको वो गिफ्ट नहीं दिया तो क्या आप उन पर केस फाइल कर सकते हैं? तो मैं बोलूँगा सो द आंसर इज़ नो, आप उनके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते हैं। एंड द रीज़न इज़ क्योंकि उन एग्रीमेंट में लीगल इन्फॉर्सिबिलिटी नहीं होती है। अब आप लोग पूछे कि ये लीगल इन्फॉर्सिबिलिटी क्या होती है। इसकी बात मैं अभी बात करने वाला हूँ आप लोग से। और इसके साथ साथ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता। सो इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो ये एग्रीमेंट फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है?
मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ज़रा देखिए। किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें एग्रीमेंट के साथ साथ कुछ एलिमेंट्स ऐड करने पड़ते हैं और उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एसेंशियल एलिमेंट। सो एग्रीमेंट के साथ अगर एसेंशियल एलिमेंट को ऐड कर दिया जाए सो दैट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, और अगर एग्रीमेंट के साथ एसेंशियल एलिमेंट ना हो तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो इसका मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला दे रहा हूँ, नीचे है। सो द फार्मूला इज एग्रीमेंट प्लस एसेंशियल एलिमेंट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट के साथ एसेंशियल एलिमेंट को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये एसेंशियल एलिमेंट होते कौन कौन से हैं, अभी मैं इनकी ही बात करने वाला हूँ। और एक डिफरेंस जो है हमें ये समझ में आया, वो डिफरेंस ये है कि एग्रीमेंट के साथ जब तक एसेंशियल एलिमेंट को ऐड नहीं किया जाएगा तब तक वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब मैं आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन डिस्कस करने वाला हूँ। सो द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनेशन क्या है? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड द सेक्शन इज टू सबसेक्शन एच। सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनेशन है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब आप लोग मुझसे शायद आप ये क्वेश्चन पूछे कि सर जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इज दैट अ सिविल लॉ और इज दैट अ क्रिमिनल लॉ? सो मेरा आंसर ये होगा कि सिविल लॉ का पार्ट है, ये क्रिमिनल लॉ का पार्ट नहीं है। एंड दिस बेसिकली कवर्स कमर्शियल ट्रांजैक्शन। कमर्शियल ट्रांजैक्शन को कवर करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन कौन कौन से होते हैं? तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो हम पूरी लाइफ में करते हैं, आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बाइक परचेस करते हैं, मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आते हैं। एक्सेप्ट वो ट्रांजैक्शन जो प्रॉमिस इन फैक्ट जो आप अपने फैमिली मेम्बर से करते हैं, वो प्रोमिसेस जो अपने फ्रेंड के साथ करते हैं, तो ये प्रोमिसेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। रीज़न ये है क्योंकि उन केसेस में देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अभी एक बात पर सस्पेंस बना हुआ है कि एग्रीमेंट के साथ इन्फॉर्सिबिलिटी ऐड करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ये इन्फॉर्सिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है और इस इन्फॉर्सिबिलिटी का सोर्स क्या होता है? सो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इन्फॉर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है और दूसरा इस इन्फॉर्सिबिलिटी का सोर्स क्या होता है। तो अब डिस्कस करते हैं कि इन्फॉर्सिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। ये जो वर्ड है इन्फॉर्सिबिलिटी, डैट बेसिकली मीन्स यू हैव अ लीगल रेमेडी। इन्फोर्सिबल का मतलब है लीगल रेमेडी अवेलेबल है। इन्फोर्सिबल का मीनिंग है कि आप केस फाइल कर सकते हैं अगर किसी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। सो इन डैट अ केस यू कैन फाइल अ केस। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल होता है। तो तो क्या सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल होते हैं? तो मेरा आंसर है कि नहीं। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल कब होगा? जब इन्फोर्सिबल होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और अगर एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल नहीं होता, एग्रीमेंट के साथ जब इन्फोर्सिबिलिटी वाला हम एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं, देन इट्स बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनेशन हमने डिस्कस की। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ये एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनता है कैसे? कैसे है? तो मैंने कहा इन्फॉर्सिबिलिटी से, और ये इन्फॉर्सिबिलिटी का जहाँ से आती है तो उसका सोर्स क्या होता है? तो मैं बोलूँगा कि उसका सोर्स है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? मैं आज तक यहीं तक ला सकता हूँ, आगे पढ़ाऊँगा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन सा है और इसका सोर्स क्या क्या है। ठीक है, थैंक यू गाइज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।